कि एक ऐसा हद है, एक ऐसी लाइन है जिसने दायरे को जस्ट छेड़ के गुजर जाना है, एक नुक्ते पे टच करके गुजर जाना है, भाग जाना है। ऐसे ही है कि बंदा कोई खड़ा हुआ है और आप तेज़ी से आते हो और उसको चपेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक है सब लोग? अच्छा भी बच्चों, बहुत ही अहम वीडियो आप लोगों के लिए। एक वीडियो हम बना चुके हैं पेपर की तैयारी के लिए और ये उसकी ये सेकंड पार्ट समझ लें, क्योंकि ये फिर सारा मैथ जो है ये आपका कवर हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन रेडी किए थे, ठीक है। अभी क्या होगा, डेफिनेशंस, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी, साथ तैयारी करनी है, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी और साथ ही जो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, गेस वगैरह या कुछ जो भी है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बतानी है। तो ज़रूर ज़रूर इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, शेयर भी ज़रूर करना है, दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाना है और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चले फिर शुरू करते हैं। देखें, पहले मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये हिस्टोग्राम वाली डेफिनेशन यहाँ से, क्योंकि जो आगे वाली डेफिनेशन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पीछे वाली भी हैं, वो मैं बाद में आपको करवाता हूँ, पहले आप ये कर लें। हिस्टोग्राम सबसे पहले, कालमी नक्शा, उर्दू में भी साथ बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा। सो उर्दू में पहले अगर आप देख लें तो कालमी नक्शा क्या होता है? मुतसिला मुस्ततीलों का ग्राफ है। ये आपको याद है, आप जो ये जो हिस्टोग्राम बनाते थे, ऐसे करके लाइनें होती थी, तो इसमें बिल्डिंग्स हम बनाते हैं ना ऐसे। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं ये बेसिकली क्या है? मुस्ततील है, रेक्टेंगल्स हैं, लंबी लंबी, और ये जुड़ी हुई हैं, मुतसिला है। उर्दू में आप मुतसिला इसको ऐसे पढ़ेंगे, जुड़ी हुई हैं। सो कालमी नक्शा मुतसिला मुस्ततीलों का ग्राफ है जिसको एक्स वाई महवर पर बनाया जाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इंग्लिश देखें, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ, ये ग्राफ है, ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है जो साथ साथ हैं, रेक्टेंगल्स, ठीक है, जो रेक्टेंगल्स, वो जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसीज, वो जो रेक्टेंगल्स बनती हैं वो फ्रीक्वेंसीज को शो कराती हैं, क्योंकि जितनी हाइट होती है ना उसकी ऊंचाई, उतनी यहाँ इधर से फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज को शो करा रही होती है अब डिफरेंट क्लासेस, और नीचे ज़ाहिर क्लासेस होती हैं। और ज़ाहिर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑन एक्स वाई प्लेन। तो ये इसकी हिस्टोग्राम की डेफिनेशन है, बहुत अहम है। यहीं से एक डेफिनेशन आती है अरिथमेटिक मीन की, बड़ी अहम डेफिनेशन। उर्दू में से हम हिसाबी औसत कहते हैं, और जाहिर है ये अरिथमेटिक मीन जो इसका फार्मूला है वही हम इसकी डेफिनेशन में देते हैं कि क्या होता है, तमाम वैल्यूज़ को जमा करते हैं और उतने पे डिवाइड करते हैं। यही उसकी डेफिनेशन में अल्फाज आएंगे। हिसाबी औसत वो कीमत है जो तमाम मुद्दात, मुद्दात कीमतें, मिकदारें, आप मिकदारें भी लिख सकते हैं इस पर, जो तमाम मुद्दात के मजमूए को, ठीक है, तमाम वैल्यूज़ के जो सम है उसको आपने जमा किया है, उसको मुद्दात की तादाद से तकसीम करते हैं। ये बात, मजमुआ लेना है और तादाद लेनी है, जमा कर लिया सारी वैल्यूज़ और जितनी वैल्यूज़ हैं उस पर तकसीम करा देना है, तो ये हमारा हिसाबी औसत बन जाता है। अरिथमेटिक मीन इज़ एन एवरेज, ये एवरेज है विच इज़ ऑब्टेन्ड, जिसको हासिल करते हैं बाय डिवाइडिंग द सम को डिवाइड करना है ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब का सम लेना है, टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने डिवाइड करवा देना है। तो जो उसका फार्मूला है वही हम उसकी डेफिनेशन में बता देते हैं। आगे जी, मीडियन की डेफिनेशन, जिसको उर्दू में वस्तानिया कहते हैं, बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू को निकाल लेना, आधी वैल्यूज़ पीछे रह जाएं, आधी वैल्यूज़ आगे चली जाएं, इसलिए इसको मीडियन कहते हैं, दरमियान वाली वैल्यू। किसी तरतीब शुदा मवाद, ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी आपने मीडियन या वस्तालियाँ लेना है तो उसके लिए आपने तरतीब लगानी है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ हम तरतीब लगाते हैं आमतौर पे, ठीक है जी। किसी तरतीब शुदा मवाद में वस्तानिया वो कदर है, वो वैल्यू है जो सारे मवाद को, सारे जो डाटा है, सारे डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करा देती है, क्योंकि वो खुद मिडल में है, तो एक हिस्सा पीछे रह जाता है, एक आगे चला जाता है, तो दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। इन एन अरेंज्ड डाटा, अरेंज्ड डाटा होगा, मीडियन इज दैट वैल्यू, वो वैल्यू है विच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वही उसी उर्दू का हम इंग्लिश बना देते हैं, ठीक है जी। फिर मॉड है, आधा इसे कहते हैं उर्दू में, और ये तो जाहिर है हमने जब पढ़ा होता है तो हम क्या कहते हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, वो रकम, वो कीमत जो सबसे ज़्यादा दफ़ा सवाल में आ जाए, तो यही हम कहेंगे, किसी मवाद में वो कीमत जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आए उसे आधा कहते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ अ डाटा इज़ नोन एज मॉड।
ठीक है, तो ये आसान है। 7 रेंज, दिए गए मवाद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी मद मतलब रकम कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का फ़र्क जो है वो 7 कहलाता है। फ़र्क क्या होता है? माइनस करवाना। तो देखें ये आ गया 7 रेंज। ओके, तो वही चीज़ इंग्लिश में द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस माइनस करवाया। ऑफ अ डाटा इज नोन एज रेंज। ठीक हो गया। आगे चले जी, डिग्री की डेफिनेशन। तो डिग्री के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल होता है, ऐसे करके एक दायरा होता है, और दायरे का ये वाला जो है इसको हम मुहीत कहते हैं, सरकमफेरेंस। इसके हमने छोटे छोटे पार्ट्स बनाने होते हैं। कितने? 360। तो ये जो हमारी कर्व है इसको 360 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कराते हैं तो वो एक पार्ट जो सेंटर के साथ एंगल बनाता है ऐसे करके, तो वो एक पार्ट जितना एंगल बनाता है वो 1 डिग्री होता है। तो यही चीज़ हमने उसकी डेफिनेशन में बतानी है। अगर एक दायरे के मुहीत को, मुहीत वही ये जो सरकमफेरेंस है, ये जो जितना उसकी लेंथ है उसके दायरे की, उसको 360 बराबर कौसों में तकसीम, क्योंकि कौस है ना, उर्दू में कौस कहते हैं, इंग्लिश में कर्व कहते हैं, ठीक है, बराबर कौसों में तकसीम करें तो उनमें से एक कौस दायरे के मरकज पर जो जाविया बनाती है, ठीक है ना, एक कौस दायरे के मरकज पे जो जाविया बना रही है उसे हम क्या कहेंगे कि ये 1 डिग्री है। यही सब कुछ इंग्लिश में देख लें। इफ वी डिवाइड द सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को डिवाइड करना है ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स, ठीक है ना, वो कौस जिसको हम कह रहे हैं 360 इक्वल एक जैसी, देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सबटेंड होता है जो बन रहा है उसके ऊपर, बाय 1 आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री। सही है जी, वही सारी वर्डिंग है। एक ये डेफिनेशन है जी, को टर्मिनल एंगल। जाविया है, एंगल है, लेकिन इसको को टर्मिनल को भी उर्दू में भी को टर्मिनल ही कहते हैं। और ये आसान चीज़ है, होता ये है, अब यहाँ शायद तो आपको समझ ना आए, मैं दोबारा बना देता हूँ कि ऐसे है ना, तो ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक एंगल है, चाहे 45 का है, 60 का है, मसलन समझ लीजिए 45 है। लेकिन क्या होता है कि ये 45 एंगल दोबारा हमें मिल सकता है जब इसको आप पूरा एक चक्कर घूम के आएँ, ऐसे घूम के पहुंचेंगे ना इधर, तो यहाँ से फिर आपके पास यही एंगल आप फिर वापस आ जाता है। तो जितने भी आप चक्कर लगाते हैं आप वापस उसी एंगल पे आ जाते हैं। तो ये जो चक्कर लगा के दोबारा उसी एंगल पे आप पहुंचते हैं ना, तो इसको को टर्मिनल एंगल कहते हैं। ठीक है, 45 है, एक पूरा चक्कर कितना होता है 360 डिग्री का, तो 360 में 45 ऐड कर लें तो ये कितना बन जाता है 405। यानी 45 डिग्री और 405 डिग्री बेसिकली एक ही है, ये दोनों एक दूसरे के को टर्मिनल है। तो इस तरह से को टर्मिनल बनता है। देखें उर्दू में क्या डेफिनेशन है, 2 या 2 से ज्यादा जाविये जिनके इब्तदाई बाजू और एख्तितामी बाजू एक जैसे हों, ये 2 जाविये ना, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा एंगल्स भी हो सकते हैं, लेकिन कहता है जिनके इब्तदाई स्टार्टिंग वाला बाजू और ये जो लास्ट वाला बाजू है वो सेम हो, क्योंकि 45 का भी वही है और 405 का भी वहीं भी जाके बन रहा है। ठीक है, तो इब्तदाई बाजू और एख्तितामी बाजू ये एक जैसे हों तो फिर से हम कहते हैं ये को टर्मिनल एंगल्स हैं। 2 आर मोर देन 2 एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, साइड वही बाजू उसके कि इनिशियल वाला और टर्मिनल जहां पे वो एंड हो रहा है, ठीक है, इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। ये हो गया। उसके बाद बहुत ही अहम ये तारीफ है प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन क्या है? ये बेसिकली एक साया बनाया जाता है। ये ज़रा वर्डिंग पहले सुन लें फिर समझ आएगी। द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट, प्रोजेक्शन किसका होता है? एक पॉइंट का होता है, एक नुक्ते का होता है, ऑन अ लाइन, किसी लाइन के ऊपर बन रहा होता है, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट उसका मतलब एक टोटा, एक पार्ट उसका, ठीक है, एक लाइन का। इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो होता क्या है? वो उस परपेंडिकुलर का फुट होता है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दैट लाइन सेगमेंट। ये देखें, अगर आपके पास ये पॉइंट है ना सी, और ये आपके सामने एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इस सी का प्रोजेक्शन ए बी पे कहाँ होगा? इस डी पॉइंट पे होगा। कब? जब ये आपने सी से डी बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हो 90 डिग्री की। सही है, तो ये फिर उसका प्रोजेक्शन बेसिकली साया है। यहाँ पे अगर सूरज हो ऊपर और ये बिल्कुल 90 डिग्री पे उसका साया पड़ रहा हो नीचे, तो ये उसका प्रोजेक्शन होता है। तो प्रोजेक्शन के बनने के लिए क्या ज़रूरी है? नुक्ता एक हो, पॉइंट हो, पॉइंट के सामने एक स्ट्रेट लाइन हो, और उस पॉइंट का वो क्या कहते हैं 90 डिग्री के आप एक लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ ये जो फुट है उसका, तो ये उसका प्रोजेक्शन बनता है डी पॉइंट के ऊपर। तो ये हमने उर्दू में, इंग्लिश में इसको करना है। किसी नुक्ता से
एक दिए हुए किताहत, ये नुक्ता है, ये दिया हुआ किताहत है, उस पर अमूद खींचा जाए, वही 90 डिग्री का एंगल बनाया जाए। तो पाया अमूद, ये जो अमूद है उसका पाया, उसका फुट जो है उसको क्या कहते हैं, नुक्ते का जिल या साया कहते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने कोशिश की आपको ये एक्सप्लेन करने की, प्रोजेक्शन क्या है। फिर उसके बाद सर्कल की डेफिनेशन आ सकती है, और ये सर्कल की डेफिनेशन मैं अक्सर बच्चों को यही कहता हूँ कि सर्कल की डेफिनेशन ऐसे किया करें कि फॉर एग्जांपल ये देखें, सर्कल बना के देखें। सर्कल की डेफिनेशन हमेशा ना सेंटर के लिहाज से होती है, उसके मरकज़ के लिहाज से होती है। हम कहते हैं कि ये जो सर्कल है ना, सर्कल एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसे नुक्तों का एक मजमुआ होता है कि उनका हमेशा इस फिक्स्ड जो नंबर होता है ना, ये जो फिक्स्ड वाला जो पॉइंट है, नुक्ता है, इससे हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है, फासला सेम रहता है। ये चीज़ हम डेफिनेशन में कहते हैं ज़रा अच्छे अंदाज में। सो देखें, कहता है जी किसी सतह में, सतह ज़ाहिर है जिस पेज पे आप बना रहे हैं, किसी सतह में मुतहर्रिक नुक्ता पी, यहाँ पे आप पी एक नुक्ता ले लें, और ये मुतहर्रिक क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये मूव कर सकेगा ना, मूव करेगा तो एक अपना एक रास्ता बनाएगा। तो मुतहर्रिक नुक्ता पी का ये वो रास्ता होता है जो एक मुअय्यन नुक्ते, ये मुअय्यन नुक्ता है, फिक्स, मुअय्यन फिक्स, ठीक है, ये तो वो फिक्स है। मुअय्यन नुक्ता ओ से, इसको आप ओ कह लें, हमेशा यकसा फासले पर रहेगा। ये फासला हमेशा यकसा रहता है, एक जैसा रहता है, उसको हम एक दायरा कहते हैं, उस रास्ते को दायरा कहते हैं। सो देखें, अ सर्कल इज द लोकस, लोकस रास्ता ऑफ मूविंग पॉइंट, वो पॉइंट पी जो मूव कर रहा है इन अ प्लेन, एक पेज के ऊपर, विच इज ऑलवेज इक्वी, ये असल जरूर बात बतानी होती है, विच इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट ओ, कि एक पॉइंट ओ से वो हमेशा इक्वी डिस्टेंट, इक्वी मतलब बराबर, और डिस्टेंट फासला, के फासला उसका सेम रहता है। तो ये सर्कल की डेफिनेशन हो जाती है। कोलिनियर पॉइंट बहुत ही आसान और बहुत ही मशहूर डेफिनेशन है ये कोलिनियर पॉइंट्स की। क्या है कि तीन नुक्ते हों, दो नुक्ते नहीं, दो से ज़्यादा, तीन नुक्ते या तीन से ज़्यादा जितने भी हो जाएं, तो वो तीन नुक्ते अगर एक सीधी लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो वो कोलिनियर होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, एक लाइन के ऊपर हों, आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तीन या तीन से ज़्यादा नुकात जो एक ही लाइन पर वाक़ हों, हम हत नुकात कहलाते हैं। कोलिनियर को हम हत नुकात कहते हैं। तो आपको पेपर में ये लिखा हुआ आएगा। फिर ये एक डेफिनेशन है जी सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है? अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द प्लेन फिगर, कहता है एक फिगर होती है, एक चीज़ होती है, बाउंडेड बाय, ये असल बात आ रही है, बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, 2 रेडियस होते हैं, एंड द आर्क, और एक आर्क होती है, उनकी वजह से जो जगह बन रही है, इंटरसेप्टेड बिटवीन दैम। यानी ये देखें, आपको यहाँ से समझ आएगी कि एक सर्कल है ना, तो सर्कल में देखें ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से एक रेडियस ये बन रहा है, एक रेडियस ये बन रहा है, ठीक हो गया, 2 रेडियाई हो गए, 2 रेडियस हो गए, और इनके साथ ये जो आर्क बन रही है, तो देखें अब ये आर्क और ये 2 लाइनें मिलके जगह एक क्लोज कर देती है ना, तो ये जो जगह हमारे पास आ जाती है बंद होके, इसको हम सेक्टर कहते हैं। दोबारा पढ़ के देख लें, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर है, ये प्लेन फिगर है, बाउंडेड बाय, जो घिरी हुई है, बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, 2 रेडियसेस हैं उसके अंदर, ठीक है, एंड द आर्क, और उसमें एक आर्क भी है, इंटरसेप्टेड बिटवीन देम, जो इन दोनों के दरमियान इंटरसेप्ट हो रही है। यही देखें उर्दू में, दायरे के 2 रदासी किताद, 2 रदास है ना, एक ये रेडियस है रदास, एक ये है, एक ये है, और उनके मुतलका कौस, और ये मुतलका कौस, इनमें घिरा हुआ इलाका, तो ज़ाहिर इसमें ये घिरा हुआ इलाका है, ठीक है, उसने घेरा हुआ है इस जगह को, तो इसको हम क्या कहते हैं? दायरे का सेक्टर। ओके, अगेन एक और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एंगल, ठीक है जी, मरकजी जाविया। A central angle is the angle subtended by 2 radii with the vertex at the center। ये देखें वही बात है जो अभी हमने यहाँ की, 2 रेडियसेस थे ना इसमें, तो इस 2 रेडियसेस ने जो एंगल बनाना होता है, इसी को सेंट्रल एंगल कहते हैं। ये देखें मैंने यही बनाया, वही 2 लाइनें लगा के और बीच में जो एंगल बन रहा है, तो 2 रेडियसेस जो एंगल बनाते हैं उसे सेंट्रल एंगल कहते हैं। अ सेंट्रल एंगल इज सबटेंडेड, बन रहा होता है, बाय 2 रेडियाई, रेडियस की जगह रेडियाई उसका वो जमा है ना, वाहिद जमा जैसे होता है, विद द वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है जो उसका ये यहाँ पे जो बन रहा है कोना, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर के ऊपर। और यही चीज़ उर्दू में कि मरकजी जाविया, दायरे के मरकज़ पर,
दो रासों, ये दो रास हैं उसके, और एक कॉस से जो है वो बन रहा होता है, उसका एंगल बन जाएगा। फिर आ जाए जी टेंजेंट पे। टेंजेंट किसको कहते हैं जी? ममास को। बड़ी आसान और बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, याद रह जाती है, कोई इसमें इशू नहीं है, कि एक ऐसा हद है, एक ऐसी लाइन है जिसने दायरे को जस्ट छेड़ के गुजर जाना है, एक नुक्ते पे टच करके गुजर जाना है, भाग जाना है। ऐसे ही है कि बंदा कोई खड़ा हुआ है और आप तेजी से आते हो और उसको चपेट उसको एक थप्पड़ लगा के भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, ये देखें, ये सर्कल होगा और ऐसे बाहर बाहर से एक लाइन ऐसे लगानी है कि वो जस्ट एक नुक्ते पे टच करे और गुजर जाए। ये हमें वैसे ज़्यादा जगह लग रही है, लेकिन डेफिनेशन यही है कि जस्ट एक नुक्ते को टच करे और आगे से चली जाए, तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन है, विच टचेस द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस को सिर्फ टच करती है, ऑफ अ सर्कल ऑन अ सिंगल पॉइंट, एक नुक्ते पे। एक ऐसा हद मुस्तकीम, एक सीधी लाइन जो किसी दायरे के मुहीत को, वही सर्कमफेरेंस, मुहीत को एक ही नुक्ता पर मस करे, छेड़ के भाग जाए, ठीक है जी। इन सेंटर, इन सेंटर क्या है? इन सेंटर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है इन ट्राइएंगल, मुसल्लस में आ गया, ट्राइएंगल में आ गया, अब हम सर्कल से आगे चले गए। तो इन सेंटर क्या है? ट्राइएंगल के अंदर एक नुक्ता है, वेयर बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अंदर तीन एंगल्स होते हैं ना, जब आप एक मुसल्लस बनाते हैं, ऐसे ट्राइएंगल बनाते हैं, तो उसमें तीन जाविये एंगल ये बन रहे होते हैं, और तीनों एंगल्स को कोई ऐसी लाइनें ड्रा करें जो उनको हाफ हाफ करी जाएं। तो इधर से ये लाइन, इधर से ये लाइन, इधर से ये लाइन, तो ये तीनों क्या करेंगे? एक ही नुक्ते पे जाके मीट करेंगे, तो वही हमारा इन सेंटर होना है। इन सेंटर इज अ पॉइंट इन ट्राइंगल वेयर बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर होता है आधा करना, ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अंदरूनी जावियों का, मीट ईच अदर, वो एक जगह पे मीट करते हैं, उस पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। अंदरूनी मरकज़ उर्दू में, किसी मुसल्लस का अंदरूनी मरकज़ वो नुक्ता है जहाँ पर मुसल्लस के अंदरूनी जावियों के नासफ, ये कुछ नहीं है, अंदरूनी जावियों के नासफ मिलते हैं। ये एक डेफिनेशन अक्सर पेपर में आई होती है और हमसे छूट जाती है, तो ये बड़ी अहम है, इसको ज़रूर करिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक चकोर, उर्दू में चकोर कहते हैं, चार कोने वाली। सो कहते हैं अ क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड साइक्लिक, एक क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक कब कहेंगे? व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, जब एक दायरा बनाया जा सकता हो, थ्रू इट्स फोर वर्टिसेस, चारों कोनों को मिलाते हुए। मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसे है, ऐसे है, किसी भी तरह की चकोर हो सकती है ना, लेकिन अब दायरा आप बनाएं ऐसे कि वो तमाम कोनों को, मेरे से तो ये बनेगा, लेकिन आइडिया ले लें कि ऐसे चारों ये जो कोने हैं ना, इनको मिलाते हुए एक सर्कल आप बना पाए, तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। उर्दू में वो चकोर साइक्लिक कहलाती है जिसके चारों रासों, यानी वही चारों कोने जो हैं उसके, वहाँ से दायरा खींचा जा सकता हो, दायरा बनाया जा सकता हो। पॉलीगॉन, बहुत मशहूर डेफिनेशन। पॉलीगॉन बेसिकली एक तस्वीर है, फिगर है। अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर, बंद शक्ल है, विच इज फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट, जो बनाई जाती है 3 या 3 से ज्यादा। मसलन आप देखें 3 लाइनों वाली कौन सी चीज है? ट्राइएंगल, मुसल्लस, तो वो भी एक पॉलीगॉन है। 4 साइडों वाली चकोर होती है जिसको क्वाड्रिलैटरल कहते हैं, तो वो भी एक पॉलीगॉन है, एंड सो ऑन, 5, 6, 7, 8। तो कहते हैं कम से कम 3 लाइनें होनी चाहिए, तो 3 या 3 से ज़्यादा लाइनों वाली जो फिगर है उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को उर्दू में कहते हैं कसीरुल अज़ला। तो 3 या 3 से ज़्यादा किताते खत, वही लाइनें से बनने वाली शक्ल को कसीरुल अज़ला कहते हैं। तो आसान है ये। फिर ये डेफिनेशन है जी जानबी दायरा, बड़ी अहम है। स्क्राइब्ड, ई से स्टार्ट हो रहा है, एस्क्राइब्ड सर्कल। ये क्या चीज़ है? कहता है इफ अ सर्कल टच वन साइड ऑफ अ ट्राइएंगल एक्सटर्नली, एक जो आप मसल्लस बनाते हैं ना, उसकी एक साइड को बाहर से दायरा टच करे, एंड अदर टू प्रोड्यूस्ड साइड्स इंटरनली, और 2 लाइनें जिनको हमने आगे और बढ़ाया हुआ है उनको अंदर से टच करें, तो उस दायरे को हम स्क्राइब्ड कहते हैं। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मज़े का काम है ये अगर एक मुसल्लस है ना आपने बनाई हुई, ये यहाँ कर लें, ये जी एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल को किसी एक साइड से आगे को एक्सपेंड कर दें, मसलन इधर को कर लें, हाँ इधर को कर लेते हैं, चले। ये लाइन आ रही है ना, इस लाइन को आगे ले जाएं ऐसे, ये लाइन ऐसे जा रही है, इस लाइन को और आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें। अब ये बनना नहीं है, लेकिन आइडिया आपको मिल जाएगा। अब ये देखें, अब दायरा अब हम बनाएंगे यहाँ पे,
आप देखें अजीब सा बनेगा मेरे से, लेकिन बहरहाल ऐसे करके लो जी बना ही दिया। ओके, तो अब देखें क्या हो रहा है कि ये जो दायरा हमने बनाया है, तो ये एक साइड, ये वाली जो साइड है इसको बाहर से टच कर रहा है ना, तो उसने कहा था एक्सटर्नली टच करे। और ये जो लाइनें हैं ये वाली जो आगे को बढ़ाई है, प्रोड्यूस्ड, आगे को प्रोड्यूस की हैं, उनको वो अंदर से टच कर रहा है। बाहर वाली साइड तो उनकी ये होगी ना, इसकी बाहर वाली साइड ये होगी। तो दो लाइनों को अंदर से टच कर रहा है और एक जो लाइन है मुसल्लस की उसको बाहर से टच कर रहा है। तो इस वाले दायरे को हम क्या कहते हैं? एस्क्राइब्ड सर्कल। दोबारा पढ़ लें। इफ अ सर्कल टच वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली, बाहर से टच करे, एंड द अदर टू प्रोड्यूस्ड साइड, दो बाकी कौन सी जो आगे को बढ़ाई हुई है, प्रोड्यूस्ड साइड, इंटरनली इज कॉल्ड एस्क्राइब्ड। इसी की उर्दू देख लें। एक दायरा जो किसी मुसल्लस के एक ज़िला को बैरूनी और बाकी दो बढ़े हुए आगे को गए हुए अजला को अंदरूनी तौर पर मस करे, जानबी दायरा कहलाता है। ठीक है जी, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। मुहासर दायरा, सरकम सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। द सर्कल एक दायरा होगा, पासिंग थ्रू, गुजरेगा कहाँ से? द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। वही बात आ गई कि आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोनों से गुजरता हुआ एक आप दायरा बनाएंगे, तो उस दायरे को क्या कहेंगे? सरकम सर्कल। द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस, वर्टिसेस कोने ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज सरकम सर्कल। मसल्लस के रासों, रासों मीन कोने से गुजरने वाला दायरा मुहासर दायरा कहलाता है। महसूर दायरा, इन सर्कल, a circle which touch the three sides of a triangle internally, यानी मुसल्लस के अंदर बनाना है दायरा। ऐसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अंदर अंदर ऐसे, ठीक है, तो अंदर अंदर से तीनों साइडों को अंदर अंदर से टच करे, महसूर है। इन सर्कल, इन अंदर, ऐसे टोट का याद रख ले। ठीक है जी, उसको हम ये कहेंगे मुसल्लस के तीनों अजला को अंदरूनी तौर पर बस करने वाला दायरा महसूर दायरा कहलाता है। सही हो गया। अब आ जाए शुरू वाली डेफिनेशंस पे, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि ये याद ना भी की हो ना तो इसके सवाल आ जाते हैं साथ। ठीक है, लेकिन अगेन ये भी कर ली हो तो बड़ी अच्छी बात है, आपके पास चॉइस ज़्यादा हो जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात जो है, एन इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, यही होती है ना जिसमें एक्स का स्क्वायर आ रहा होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत जो है वो 2 हो और उसे इस तरह से लिखा जाता हो। आगे आपने यही लिख देना है। ठीक है जी, फिर वो ये सवाल पूछ सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हल करने के कितने तरीके हैं? तो आप जाहिर है वो तरीकों के नाम बताने हैं। भाई देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है जिसे हम तकमील मुरब्बा का तरीका कहते हैं। फार्मूला मेथड है, फार्मूले को फार्मूला ही कहते हैं उर्दू में। और उसके बाद हमारे पास फैक्टराइजेशन का तरीका होता है, तजज़ी का तरीका। ये इन तीनों तरीकों से पहले चैप्टर में यही कुछ ही है ना। ओके, इसमें फिर ये आती है रेसिप्रोकल की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है बड़ी। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट्स रिमेन अनचेंज, तब्दीली कोई ना आए, व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। पूरी इक्वेशन में हर x की जगह 1/x लगाने से इक्वेशन अल्टीमेट वही रहे, तब्दीली कोई ना आए, तो वो रेसिप्रोकल है। एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर x की जगह 1/x लगाने से मसावात में कोई फ़र्क ना पड़े, उसे माकूस मसावात, ये इसका नाम है उर्दू में, माकूस मसावात। रेडिकल इक्वेशन, सिंपल सी बात है भाई, जहाँ पे अंडर रूट आ जाए, जज़र आ जाए, अंडर रूट आए और x वगैरह उसके अंदर आए, तो ये रेडिकल होती है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, रेडिकल साइन के अंदर, रेडिकल साइन किसे कहते हैं? जज़र को, अंडर रूट को। ठीक है, इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। एक ऐसी मसावात जिसमें अलजबरी जुमले के ऊपर जज़र की अलामत हो, एक्स जो है वो जज़र के अंदर आ जाए, जैसे कि ये एक साथ एग्जांपल भी बता दें। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे अब क्या होगा कि वेरिएबल हमारा पावर में आ जाएगा। सच एन इक्वेशन वेयर वेरिएबल अपीयर्स एज पावर ऑफ अ नंबर, पावर में आ रहा है। एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर कुव्वत नुमा की शक्ल में आए, वेरिएबल देखेंगे यहाँ पावर में आ रहा है, 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। फिर ये एक मेथड का उसने डेफिनेशन पूछी होती है, सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन बताएं। तो ये सिंथेटिक डिवीजन वो तरीका था जिसमें हम क्या करते थे, 2 पॉलिनोमियल्स होते थे, एक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख के वहाँ से वैल्यू लेके दूसरे में पुट कराते थे,
और उससे क्या फाइंड करते थे, रिमाइंडर और उसका कोशेंट, बाकी और क्या उर्दू में उसका नाम है, बहरहाल ये भी पता चल जाए, हासिल कीमत। सो कहता है सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक बड़ी पॉलिनोमियल होती है, एक लीनियर होती है, जिसमें जहाँ से वैल्यू लेते हैं। ये सवाल है हमारे, ठीक है, और यही आप उर्दू में लिख लें, तरकीबी तकसीम। सिंथेटिक डिवीजन को हम ये कहते हैं उर्दू में। तरकीबी तकसीम के अमल से हम एक कसीर रकमी को एक दूसरी यक दर्जी कसीर रकमी से तकसीम करके क्या करते हैं, हासिल कीमत और बाकी मालूम करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने करनी। फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस की डेफिनेशन है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक से ज़्यादा इक्वेशनें होती हैं, हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन, जिनका आंसर एक जैसा होता है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों इक्वेशन में आ रहे होते हैं और दोनों का आंसर एक ही होता है, आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये आई थिंक 2.7 में हमने ये सवाल किए हुए। दो मुतगय्यरों में ऐसी दो मसावातें, मुतगय्यर भी दो हैं, मसावातें भी दो हैं, जिनका हल सेट एक जैसा होता है, मुश्तरक होता है, उनको हम क्या कहते हैं, हमजाद मसावातें। उर्दू में हमजाद कहेंगे, इंग्लिश में साइमल्टेनियस कहते हैं। फिर अगले चैप्टर में रेशियो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आती है, बड़ी आसान है, आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, निस्बत और तनासब, ठीक है, कि दो चीज़ें एक जैसी उनकी अकाई हो, सेम काइंड हो, तो उनके दरमियान जो रिलेशन है उसे हम रेशो कहते हैं। और जो प्रोपोर्शन है उसमें दो रेशोज का आपस में कंपैरिजन हो रहा होता है, इक्वालिटी आ रही होती है। अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज इक्वलेंस ऑफ टू रेशोज। ये इक्वलेंस किसकी, टू रेशोज की, दो रेशोज है उसके अंदर, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ऐसे करके हो जाएगा। सो उर्दू में देखें, निस्बत और तनासब है दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान ताल्लुक जो है, दो नुक्ते नहीं लगाए, ताल्लुक निस्बत कहलाता है। दो होंगी लेकिन हम किस्म मिकदारें होंगी, ए रेशो बी। तनासब दो निस्बतों के दरमियान बराबरी को जाहिर करता है, ठीक है, दो निस्बतों के दरमियान। फिर ये डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में ये क्या होता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं आपके पास, और एक वेरिएबल जैसे बिहेव करे दूसरा भी वैसे ही बिहेव करता है, एक ही तरफ जाते हैं दोनों, एक बढ़े दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो दूसरा भी कम हो, ये डायरेक्ट है। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, एंड वाइस वर्सा, देन द वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। उर्दू में देखें, अगर दो मिकदारों में इस तरह का ताल्लुक हो कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े और एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, तो उस ताल्लुक को हम क्या कहते हैं, तगय्यर रास्त, रास्त सीधा। और इसी का फिर उल्ट होगा, उन्हीं अल्फाज को यूज़ करेंगे, इन्वर्स वेरिएशन, कि एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन कॉजेज डिक्रीज इन अनदर, एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हुआ है, एंड वाइस वर्सा, देन इट इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। अगर दो मिकदारों में ताल्लुक इस तरह का हो कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए और कम होने से दूसरी बढ़े, तो ऐसे ताल्लुक को तगय्युर माकूस कहते हैं। डन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है, बटा है, ओवर है, एक पॉलिनोमियल ऊपर दूसरा नीचे, लेकिन प्रॉपर कब होगा, जब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसकी जो पावर है वो लेसर हो नीचे वाले से, बस ये प्रॉपर होता है। अ रैशनल फ्रैक्शन nx ओवर dx वेयर डिग्री ऑफ nx इज लेस, ये असल बात, nx की डिग्री लेसर होनी चाहिए देन द डिग्री ऑफ dx पॉलिनोमियल नीचे वाले से, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यही तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो जाएगी। उर्दू में पहले समझ लें, वाजिब कसर, प्रॉपर को वाजिब कहते हैं। अगर किसी नातक कसर nx ओवर dx में कसीर रकमी nx का दर्जा dx से कम हो तो उसे वाजिब कसर करेंगे। और गैर वाजिब में भी उसी तरह के, अगर किसी नातक कसर nx ओवर dx में कसीर रकमी nx का दर्जा dx के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो ये गैर वाजिब होती है। इसी की इंग्लिश देख लें, इम्प्रॉपर, अ रैशनल फ्रैक्शन nx dx where degree of nx is equal or greater, दोनों की डिग्री बराबर हो या ऊपर वाले की ज़्यादा हो जाए, देन उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लो जी, ये तो थी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। ज़ाहिर है पूरी आपकी बुक है तो इसमें से कुछ डेफिनेशन तो निकलनी थी, तो ये सारी डेफिनेशनें आपको ज़रूर रेडी करनी चाहिए। अब आ जाए लॉन्ग सवालों। देखें जी, फर्स्ट लॉन्ग जो आपका बनना है ना, वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से बनना है,
ठीक है जी। चैप्टर 1 में से एक पार्ट आना है, चैप्टर 2 में से एक पार्ट आना है। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसका गैस बनाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि पूरा पूरा चैप्टर है, वो कहीं से भी सवाल दे सकता है। लेकिन फिर भी आप ये थोड़ा आइडिया ले लें कि किस मश्क को छोड़ सकते हो आप लॉन्ग के लिए और किसको आपको लाजमी करना चाहिए, या कौन से सवाल अहम हैं। तो देखें, मैं कुछ वो देख रहा था पास पेपर में, तो ये कंप्लीटिंग स्केयर से भी आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है एज ए लॉन्ग, ये वाला। तो फिर क्या होता है कि मोस्टली आपका जो लॉन्ग पार्ट है ना, वो 1.3 और 1.4 में से बनता है। तो अगर आपने लॉन्ग की तैयारी करनी है तो अब जाहिर है मैं स्पेशली सवाल नहीं बता सकता ये आएगा, वो तो बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा। तो ये दो एक्सरसाइजेस 1.3 एंड 1.4, ये दो आप रेडी करें लॉन्ग के लिए, तो आपका हो जाएगा लॉन्ग। और जो सेकंड है फिर दूसरे चैप्टर में से आना है, और मैंने ये पूरा जाहिर है डिटेल उसकी रिसर्च कर ली थी और मैंने लिख लिया था, क्योंकि अब सामने किताब रखूँगा तो मुश्किल होगा। तो 2.1 ये आप निशान लगा लें कि 2.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6, वो जिसमें y इज इक्वल टू क्या है उसकी वो इक्वेशन बनाते हैं, बहरहाल वो देखिएगा। क्वेश्चन 5 और 6 ये लाजमी करिए। 2.3 का क्वेश्चन 2 और 3 ये लाजमी करना है। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 ये मस्ट है, ये ज़रूर करें। और 2.7 में से 1, 2, 7 और 8 इनको तो ज़रूर करिएगा। ठीक है जी। तो ये कोशिश की मैंने कि चीज़ों को नैरो डाउन करूं ताकि आपकी तैयारी जो है वो हो सके। सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जाहिर है कि थर्ड चैप्टर में से एक पार्ट आना है और 4 में से आना है। तो थर्ड चैप्टर में 3.4 जो एक्सरसाइज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, सबसे अहम जो एक्सरसाइज है जिसमें सबसे ज़्यादा चांस है आने का सवाल का, वो 3.4 है। उसके बाद 3.6 भी किसी हद तक ठीक है, अच्छी है, लेकिन जाहिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। और 3.5 जो है वो उससे भी थोड़ा लोअर में आप चली जाएंगे। तो आपने पहले क्या करना है, इसको रेडी करना है। टाइम हो तो इसको करें, और टाइम है तो फिर इसको करें, वरना ये तो ज़रूर करनी है आपने एक्सरसाइज रेडी। सही हो गया। फोर्थ चैप्टर जो है इसमें सारी वो पार्शियल फ्रैक्शन वाले सवाल हैं, तो अक्सर जो शार्ट सवाल आता है वो 4.1 में से आ जाता है। ठीक है, तो अगर वो बंदा बड़ा वो अच्छा हो ठीक है आप लोगों के लिए, तो वो 4.1 से भी लॉन्ग दे सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो मैंने पेपर में देखा है कि जो लॉन्ग सवाल आता है वो 4.2 में से आ रहा है ज़्यादातर, क्योंकि ना ही ये ज़्यादा मुश्किल होता है और ना ही ज़्यादा आसान होता है। तो ये उसकी एक लॉजिक होती है, 4.2 में से अक्सर वो देता है। वरना उसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो 1 और 3 को भी आप हाथ लगा लें, 4.1 और 4.3 को, वरना 4.2 तो ये लाजमी करें आप। फिर थर्ड जो लॉन्ग बनना है वो चैप्टर 5 और 6 में से बनना है, और चैप्टर 5 आपका है सेट्स वाला। और इसमें अक्सर जो सवाल आता है ना वो डिमार्गन टाइप सवाल आता है। डिमार्गन लॉ जो है ना, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इस तरह का सवाल, या इससे मिलता जुलता, कम्प्लीमेंट छोड़ दे कुछ और कह दे। तो आपको बेसिकली यूनियन और इंटरसेक्शन लेना आना आता हो और कम्प्लीमेंट लेना आता हो, माइनस कराना होता हो, ए में से बी सेट कैसे माइनस होता है, यूनिवर्सल में से कैसे माइनस होता है। तो मोस्टली इस तरह का सवाल आता है लॉन्ग। ठीक है, डिमार्गन के टाइप का सवाल। और चैप्टर 6 जो है उसमें मैंने देखा है मोस्टली 90% ये जो तगयरत तो जो वेरिएंस है ना, इसका क्वेश्चन आता है वेरिएंस का। आई थिंक ये 6.3 में है शायद, क्योंकि 6.1 तो सिंपल है, 6.2 में वो मीन मीडियन मॉड है, और 6.3 के अंदर जो है ना ये वेरिएंस आती है। तो और वेरिएंस का मुश्किल सवाल नहीं वो देता, सिंपल डाटा देता है, 7-8 वैल्यूज़ बस दे देता है और कहता है इससे वेरिएंस निकालें। तो इतना मुश्किल सवाल नहीं होता, कहीं स्टैंडर्ड डिवीजन। तो आपको ये दो चीज़ें ज़रूर करनी है, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन एक दूसरे से मिलती जुलती है। तगयरत और म्यारी इनहराफ एक जैसे ही फार्मूला है इनका, तो इनको देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये बनता है। ठीक है, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास अगर टाइम थोड़ा हो तो तैयारी के लिए ये चीज़ें तो आपकी लाजमी रेडी होनी चाहिए। और एक जो आपका लास्ट एक क्वेश्चन, क्योंकि एक तो थ्योरम आना है ना, तो थ्योरम तो ज़ाहिर है आपने याद करना है, चैप्टर के जितने थ्योरम्स हैं वो आप करेंगे तो 8 नंबर पक्के होने हैं। ठीक है, लेकिन एक और जो एक लॉन्ग सवाल बनता है वो चैप्टर 7 में से एक आता है, वो साइन कॉज वगैरह के अंदर से, और दूसरा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में चला जाता है। अब यहाँ ट्रबल आ जाती है, क्योंकि अक्सर हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करते नहीं हैं। तो मोस्टली फिर हम यही करते हैं कि हमारे लिए जो शुरू के 3 सवाल बनते हैं ना लॉन्ग, उन्हीं में से दो तो अटैम्प्ट कर रहे हैं, एक आपका वो थ्योरम वाला बनता था। तो इसलिए ये अक्सर छोड़ा जाता है बेसिकली, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की नहीं होती।
तो बहरहाल अगर आप ये चैप्टर 7 को एज ए लॉन्ग के लिए अटैम्प्ट करते हैं तो फिर ये 7.4 में से आपको चांस बनता है इसमें से आने का। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अगर आपने की हुई है तो आप देख लें कि वो किस तरह से बनता है। लो जी बच्चों, तो ये मेरी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट जो मैं आपको बता सकता था वो बता दिया है। बाकी आगे आपकी किस्मत है, अल्लाह ताला आप लोगों के साथ अच्छा करे, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है, पेपर अच्छे हों, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।